हाय गाइस, वेलकम बैक टू संतोषी आईएएस। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। और अभी एक दो हफ्ते में और फेब के फर्स्ट वीक में यूपीपीसीएस प्लस यूपीएससी दोनों के कैलेंडर आने वाले हैं 2026 के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, प्रिपेयर हो जाइए, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर विजन आईएएस के जितने भी मॉक्स हैं उसके क्वेश्चंस को करेंगे, साथ के साथ क्या करेंगे उसका स्टैटिक क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। तो जब भी हमारे पास लेस टाइम होता है, बेस्ट स्ट्रेटजी होती है किस चीज़ की कि आप क्वेश्चंस करो, उसके साथ उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको कवर कर लो। ठीक है, हम अपनी वीडियोस के जरिए यही कवर करेंगे विजन आईएएस के मॉक्स का। ठीक है, तो आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला सवाल। तो पहला सवाल हमसे पूछा गया है, जब किसी नागरिक की नागरिकता तब समाप्त हो जाती है यदि, तो कोई भी सिटीजन है इंडिया का, भारत का नागरिक है, उसकी जो सिटीजनशिप है, उसकी जो नागरिकता है वो लूज हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं। तो दो तरीके की होते हैं, एक तो कि किन तरीकों से वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है, दूसरा किन तरीकों से उसकी जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। ठीक है, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा भारत का नागरिक होने से। तो ये दो तरीके होते हैं, एक तो जुड़ना और एक उसको हटाना। तो हम इनसे पूछा गया है कि कौन से तरीके जिनसे समाप्त हो जाएगी। तो वो एक दो तीन पॉइंट में पढ़ने हैं और उसमें से सही उत्तर, ये हमारी डिमांड है, सही या फिर गलत। सबसे पहले इसको सर्कल कर लिया करो या फिर इस पर अंडरलाइन कर लिया करो कि हमसे सही पूछा गया है या फिर गलत। यहाँ पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो पहला सवाल देखते हैं, वह लगातार 5 वर्षों से सामान्य रूप से भारत से निवास करता हो, भारत के बाहर। तो लगातार क्या है, लगातार 5 वर्षों से सामान्य रूप से भारत से बाहर निवास कर रहा हो, तो आउट ऑफ इंडिया रह रहा है वो 5 साल से। ठीक है, सो द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 5 years कंटिन्यूसली। तो 5 साल से लगातार भारत से बाहर ही रह रहा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, नागरिकता अधिनियम 1955 को जो एक्ट है नागरिकता अधिनियम, तो उसने बोला है कि ये जो जो टर्म है जिसमें भारत से बाहर रहने वाला जो क्राइटेरिया है वो 5 साल का नहीं है बल्कि 7 साल का है। तो ये बात याद रखना कि अगर वो 7 साल तक 7 years तक इंडिया के बाहर रह रहा है कंटिन्यूसली, तो उसकी जो नागरिकता है वो बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो हमारा गलत हो गया। हमें हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। तो देखो, जहां जहां पहला आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो। नंबर बी गया हमारे साथ, डी भी गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे, केवल दो और केवल 2 और 3। तो अब दोनों में एक चीज कॉमन है कि दो तो हमेशा सही रहने वाला ही है, तो ये हमारा स्मार्ट स्मार्ट गेस होता है। ठीक है, पर हम देखते हैं, वह भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है। तो ये तो बेसिक चीज है। अगर इंडिया के अंदर आप रह रहे हो और आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, उसकी जो चीजें हैं, उसकी जो गाइडलाइंस है, उसके अंदर जो नियम कानून दिए रखे हैं उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, उसकी आप बेइज्जती कर रहे हो, तो आप डिसलॉयल हो ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो आपको अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये सिटीजनशिप एक्ट बोलता भी है 1955 का नागरिकता अधिनियम कि आप अगर भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयलिटी प्रूफ करोगे, अनादर करोगे भारत के संविधान का, तो आपका जो है बर्खास्त कर दी जाएगी नागरिकता। 1955 के नागरिकता अधिनियम एक्ट के ये बोली गई है। तो ये सेकंड पॉइंट जो है हमारा सही है। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या बोला गया है कि पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता, दो तरीके हैं, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन या फिर प्राकृतिक नागरिकता यानी कि नेचुरलाइजेशन। के 5 वर्षों के दौरान नागरिक को किसी भी देश में 2 वर्षों का कारावास हुआ हो। तो ये कह रहा है कि अगर कोई आदमी है, ये जो प्लस वाला है, अगर यहाँ से जो है उसको प्लस हुआ हो, सिटीजनशिप उसने ली हो, तो उसमें भी कौन से दो तरीके हैं, या तो रजिस्ट्रेशन से ले रहा हो। ठीक है, इन सबके अलग अलग तरीके हैं कि किस तरीके से क्या रिक्वायरमेंट होगी, या फिर नेचुरलाइजेशन से ले रहा हो। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों में, पंजीकरण में या फिर प्राकृतिक नागरिकरण में, नागरिकता का ग्रहण करने में, वो आदमी जैसे ही मान लो 1 जनवरी 2026 को उसने नागरिकता ली इंडिया की। ठीक है, अब
इसके 5 साल बाद, इसके 5 साल तक, 5 years, यानी कि 31 तक वो क्या करेगा कि 2031 के एंड होने से पहले पहले तक अगर उसको 2 साल का कारावास हुआ है किसी भी बाहरी मुल्क में, किसी भी बाहरी देश में, किसी भी बाहरी कंट्री में, 2 साल का, तो सिटीजन हैज बीन विदिन 5 years, विदिन 5 years, 5 साल के अंतर्गत, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, बीन imprisoned in any country for 2 years. सो 2 साल के लिए उसको जेल हो गई हो 5 साल का रजिस्ट्रेशन के दरमियान, ठीक है। तो 26 से 31 के दरमियान उसको 2 साल की अगर जेल हुई है तो उसको जो नागरिकता है वो रद्द कर दी जाएगी। ये बात तीसरा वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने की जरूरत है, आगे भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत है। आप चाहें तो सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सिनॉप्सिस तैयार कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स हर एक। आपको आता है सवाल, वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जो पोर्शन नहीं आता है उसको नोट डाउन कर लो, या फिर अपने नोट्स में, आपके पास नोट्स हैं अगर तो उनमें अंडरलाइन कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है मूल संरचना, जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके बारे में हमसे पूछा गया है, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सिद्धांत के मूल संरचना सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो वो देखना है हमें, 2 कथन दे रखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो दोनों में क्या बोला गया है, यह सिद्धांत सर्वप्रथम मिनर्वा मिल्स वाद, मिनर्वा मिल्स वाद जो कि 1980 में आया था, 1980 में आया था, में प्रस्तुत किया गया था। तो ये बात बोली गई, पहला स्टेटमेंट है, देखेंगे इसको सही है या गलत है। और दूसरा है, यह संविधान संशोधन करने की संसद की आत्यांतिक शक्ति का समर्थन करता है। जो आत्यांतिक शक्तियां होती हैं, यानी कि एब्सोल्यूट पावर, यानी कि मैं ही भगवान हूँ, अपनिच्छ भगवान है, तो वो जो पावर पार्लियामेंट की मानने की जो है उसको अप्रूव करता है, ठीक है। ये देखना कि अगर पार्लियामेंट कह रही है अपनिच्छ भगवान है, तो ये जो मूल संरचना है ये कह रही है कि हाँ जी ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है, हमको देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। तो ये तो बेसिक ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो अपने आप को ये बोल दे उठ के कि अपनिच्छ भगवान है, सही बात है। तो ये भी, पर हम देखते हैं हमसे क्या क्या चीजें ऐसी हुई हैं। तो हुआ क्या था, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन आया इंडिया का, उसके बाद से ही पार्लियामेंट ने अपनी चीजें जो है ऐसे बढ़ाने लग गया कि मैं जो चाहूंगा वो अमेंडमेंट लेके आऊंगा, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे डीपीएसपी हो, कुछ भी हो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से उसके अंदर अमेंडमेंट कर दूंगा, उसके अंदर संशोधन कर दूंगा, मैं सबसे ऊपर हूँ, ठीक है। हुआ क्या फिर सुप्रीम कोर्ट केसेस उठने लगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो संविधान की जो मूल संरचना है, जो कि भारत की जो पहचान है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको डिस्टर्ब कर रहा है पार्लियामेंट का जो एब्सोल्यूट नेचर है, जो अत्यंतिक शक्तियां हैं वो, ठीक है, उसकी वजह से केसेस उठने लगे। इसी केसेस में एक उठते उठते एक केस उठ के आया, केशवानंद भारती केस 1973, 1973 का केशवानंद भारती केस उठ के आया, और उसके अंदर जजमेंट निकल के आया सुप्रीम कोर्ट का। और जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, क्लियरली बोलता है और मेंशन करता है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इसको लेके आया, बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, मूल संरचना का जो सिद्धांत है ये लेके आया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर, ठीक है। और क्या बात बोली कि संविधान के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मूल मंत्र हैं जिनको आप यानी कि पार्लियामेंट उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी भी कीमत के अंदर। और उसकी एक लिस्ट बना दी, इस बेसिक स्ट्रक्चर की एक लिस्ट बना दी, इसके अंदर ए बी सी डी ये चीजें होंगी, आप इनको डिस्टर्ब नहीं करोगे किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है। ये बात बोल दी गई केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर। तो हमसे पहले पॉइंट में क्या बोला गया कि ये मिनर्वा मिल जो केस था 1980 का, उसके अंदर प्रस्तुत किया गया था, ये बात तो एकदम गलत है। 1980 मिनर्वा मिल केस के अंदर इस बात को री अफर्म किया गया था कि हाँ भाई
कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़रूरी है और ये लाई करता है इंडिया के अंदर, बस इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत हो गया, ए हटा दो, जहां जहां ए आ रहा है हटा दो। क्या बचा हमारे पास, यह संविधान संशोधन की करने की संसद की अत्यंतिक शक्ति का समर्थन करता है। बिल्कुल नहीं जी, ये तो अगेंस्ट आया था क्लियरली कि जो अत्यंतिक शक्तियां थी, एब्सोल्यूट पावर्स थी पार्लियामेंट की, उनको अमेंडिंग पावर्स थी जो, उनके अगेंस्ट आया था कि भाई नहीं, अपना मनमर्जी मत चलाओ, आप हर जगह अमेंडमेंट मत कर दो जिससे कि जो भारत का मूल संविधान है, जो मूल संरचना है वही डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, उसके अगेंस्ट आया था, ना कि उसको सपोर्ट कर रहा था, इसके अगेंस्ट था। ठीक है, अगेंस्ट था। तो जो दूसरा सब जो पॉइंट है वो भी गलत है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ना तो एक और ना ही दो, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, याद रखिएगा। दो तीन चीजें इसके अंदर हमने देखी हैं, फिर से देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर किसके अंदर आया था, केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर आया था। क्या बोलता है कि आप कुछ एक ऐसी लिस्ट बनाई जिसमें पार्लियामेंट का अमेंडमेंट नहीं कर पाएगी। ठीक है, ऐसे ही उठ के। ठीक है, और मिनर्वा मिल केस का क्या हुआ, मिनर्वा मिल केस में 1980 के अंदर इसको रीअफर्म कर दिया, दोबारा से बोल दिया इसी बात को। ठीक है, बस इतना ही है। उसके बाद क्या कि ये अमेंडिंग पावर्स होती हैं उसके अगेंस्ट थी, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूटनेस को उसने खत्म कर दिया, एंडेड एब्सोल्यूटनेस, जो अत्यंतिक शक्तियां थी उनको खत्म कर दिया। ठीक, तो ये तीन चार चीजें थी इसके अंदर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है, हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड, जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड अभी जस्ट में हालांकि में ही स्थापित हुआ है नई दिल्ली के अंदर, उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट दिया गया है। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। तो वो पॉइंट 3 दे रखे हैं और उनमें से हमें सही बताना है। डिमांड हमारी क्या है, सही की है। तो देखो इसमें केवल एक और दो, केवल दो तीन, केवल तीन, केवल एक दो तीन, ये बारे हमसे पूछा गया है। हम देखते हैं क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड, एनटीबी और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर घोषणा करी थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी घोषणा करी थी। वाणिज्यिक एवं उद्योग मिनिस्ट्री के अंदर ये आएगा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर ये आएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये आएगा, ये बोर्ड। ठीक है, द बोर्ड विल ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उसी के अंदर जो है ये काम करेगा। और इसका जो हेड ऑफिस है वो स्टेब्लिश कर दिया तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के अंदर निजामाबाद के अंदर, निजामाबाद के अंदर तेलंगाना, उसके अंदर इसका हेड ऑफिस स्टेब्लिश कर दिया और ये काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये काम करेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि भाई जो भी टर्मरिक के जो हल्दी के प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे आप जो भी आते हैं, हल्दी का फेस वॉश, हल्दी के साबुन, जो भी आ रहे हैं हल्दी बेस्ड प्रोडक्ट, चाहे वो ईटेबल्स हो, चाहे वो बाथिंग प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना। ठीक है, कैसे, नेशनल तौर पर, भारत के अंदर और भारत के बाहर, इंटरनेशनली उनकी जो डिमांड्स है उसको बढ़ाना, ये उसका जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, उसको फ्लरिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ाना इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं। तो बोर्ड का जो गठन है वो नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान क्या करेगा, रिसर्च करेगा, रिसर्च के साथ साथ क्या करेगा, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए ये इसका जो है गठन किया गया है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का। तो ये तो सिंपल सी बात है। आप इस तरीके की स्टेटमेंट देखो, जनरली हमेशा जो है वो ट्रू ही निकलते हैं, जनरली हमेशा सही निकलते हैं। ठीक है, तो बोर्ड का जो सेटअप जो है वो क्यों किया गया है, ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, R&D को प्रमोट कर सके। ठीक है, ताकि नए टर्मरिक प्रोडक्ट जो है, नए हल्दी के उत्पाद जो है वो मार्केट में आ सकें, ना ही सिर्फ नेशनली और इंटरनेशनली भी उनकी डिमांड जो है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, बोर्ड किसके अंदर काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर काम करेगा। निजामाबाद तेलंगाना के अंदर जो है इसका स्टैब्लिशमेंट हो गया। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ठीक हो गए। तीसरा देखो, बोर्ड का मुख्यालय केरल में स्थापित किया गया, ये बात गलत है, ये निजामाबाद तेलंगाना के अंदर स्टैब्लिश है। तो तीसरा पॉइंट जहां जहां आ रहा है उसको हटा दो,
सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, केवल 1 और 2 जो है सही है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, करंट में रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बोला गया है भारत पोल पोर्टल के बारे में बोला गया है। तो बोला गया है भारत पोल पोर्टल के बारे में, जिसका उद्देश्य पारदेशीय अपराधों, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्राइम्स होते हैं, ट्रांसनेशनल लेवल पर जो है इंडिया के बॉर्डर के बाहर जो अपराध होते हैं, उनको निपटने के लिए भारत के प्रयासों का सशक्त करना है, इसको स्ट्रेंथन करना है। जितने भी हम प्रयास कर रहे हैं भारत, उसका जो ऑब्जेक्टिव है इस भारत पोल पोर्टल का वो है। तो निम्नलिखित में से किस एजेंसी के अंतर्गत ये आता है? तो हमने ऑब्जेक्टिव तो देख लिया, और हम थोड़ा सा देखते हैं। इंटरपोल जो है वो इससे लिंक्ड है, इंटरपोल। ठीक है, और इस पोर्टल के अंदर, भारत पोल पोर्टल के अंदर क्या होगा कि जितने भी जो अपराधी होते हैं ट्रांसनेशनल लेवल पर, जितने भी अपराधी होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशंस जो है, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशंस जो इजीली एक्सेस कर पाते हैं, एक्सेस इजी मिल गई। जो ग्राउंड लेवल पर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर्स आप समझते होंगे, ठीक है, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो होते हैं, फ्रंट लाइन ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, उनको एक्सेस मिल गई कि वो देख सकें, या तो इन्फॉर्मेशन ले सकें और या इन्फॉर्मेशन दे सकें कि कोई मान लो उन्होंने अपराधी देख रहा कि ये एक्स अपराधी है, इसने एक्स काम किया है, ठीक है, और एक्स जगह पे जा रहा है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, हम उस पोर्टल पे गए, हमने ले ली, जो फ्रंट लाइन ऑफिसर्स हैं, जो बेसिक लेवल पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ले ली, या फिर उनको कोई इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल को देनी है, तो ये इजी एक्सेस हो गई। पहले क्या होता था कि आप ग्राउंड पे हो, आपको अपने सीनियर से बात करेंगे, वो अपने सीनियर से बात करेंगे, वो अपने सीनियर से बात करेंगे, तब जाके जो है वो रिजोल्यूशन होगा, तब जाके वो रिक्वेस्ट जाएगी, तब जाके उनको एक्सेस मिलेगी इन्फॉर्मेशन की, फिर से वो देंगे, फिर से वो देंगे। इसमें जो है वो जो डिले हो जाता था ना, उस डिले की वजह से जो उनकी एफिशिएंसी थी काम करने की, वो कम हो जाती थी। ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। अब क्या होगा भारत पोर्टल के जरिए कि इजी एक्सेस हो गई है, डिले कम होंगे और इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी ले पाएंगे और दे पाएंगे। ठीक है, ऑफिसर्स को ये फायदा हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो है काम करने की जो क्षमता बढ़ेगी और जो क्राइम्स हैं वो कम होंगे, जो गुनाहगार हैं वो पकड़े जाएंगे। ठीक है, क्राइम्स जो हैं वो कम होंगे। तो वो हमसे पूछा गया है वो कौन सी एजेंसी है इसको मेंटेन करती है, वो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि इसके अंदर ये सब जो है वो काम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। याद रखिएगा सीबीआई के अंदर भारत पोल पोर्टल का जो है पूरी देखरेख इसी के अंदर की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक समझते होगे आप, जिनकी संख्या जो है वो कम है, जिनकी संख्या जो है वो कम है, उनको बोलते हैं भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विद रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई, जो पॉपुलेशन मान लो 20-50 लोग होंगे, मान लो 100-200 लोग होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन कम है तो लैंग्वेज भी कम लेवल पे बोली जाती है। ठीक है, कुछ लोगों में भी बोली जाएगी, तो उनको बोलेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। वो कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी ट्राइबल रीजन के अंदर हो सकते हैं, किसी भी कस्बे के अंदर हो सकते हैं, कि उनका जो लैंग्वेज है वो कम लोगों के अंदर बोली जाती है, उसी को बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक। तो उनके संदर्भ में ही एक विशेष अधिकारी, एक स्पेशल ऑफिसर्स, उसकी बात करी गई है। ठीक है, तो ओरिजिनली हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है सही, ये हमारी डिमांड रहने वाली है। डीडी इज फॉर डिमांड, हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे उसमें भी हम डिमांड को डीडी से ही रिप्रेजेंट करेंगे और सप्लाई को एसएस से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा जब आया था, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एज सच स्पेशल ऑफिसर या फिर विशेष अधिकारी की बात नहीं की थी। कोई भी विशेष अधिकारी नहीं होगा, इस तरीके की कोई बात की नहीं गई थी। ठीक है, पर बाद में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया, स्पेशल स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1953 से 55 का, उसने ये बात बोली और उसने ये डिमांड उठाई कि हाँ भाई, हमें ज़रूरत है कि जो कुछ लोग
कम लेवल पर लैंग्वेज बोलते हैं, जिनकी जो आबादी है वो कम है और जो लैंग्वेज है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कुछ और नहीं। आप यहाँ पे देखना रिलीजियस माइनॉरिटीज का आएगा ऑप्शंस, ठीक है, वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, सिर्फ भाषाई अल्पसंख्यक, इनकी बात हो रही है, ठीक है। और इस कमीशन ने 1953 से 55 जो रहा था, उसने सिर्फ इसी डिमांड को उठाया और उसी डिमांड को आगे फुलफिल किया और स्पेशल ऑफिसर का इंडल्जमेंट भी हुआ, उसको जोड़ा भी गया, ठीक है। तो उसमें क्या बोला कि उसने रिकमेंडेशंस दी, उसी की रिकमेंडेशंस पे, उसने जब रिकमेंड किया उसी की रिकमेंडेशंस पे एक 1956 के अंदर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 7वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सीए से हम रिप्रेजेंट कर देंगे इसको आसानी से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 7वां संविधान संशोधन, उसने आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 350 बी, आर्टिकल 350 बी जोड़ा गया पार्ट 17वें के अंदर, पार्ट 17वें के अंदर आर्टिकल 350 बी जोड़ा गया और उसमें इसका जिक्र किया गया कि हाँ साहब, ऐसे ऐसे एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए इन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसी बात उन्होंने बोली, ठीक है भाई, मान ली हमने बात। इसके बाद अब उसका कुछ काम भी तो होगा, उसका कुछ काम भी तो होगा, वर्क क्या होगा। तो एक तो लॉजिकली अप्लाई करेंगे कि भाई हमें जरूरत क्या थी, इन लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, एक नेता क्या होता है कि उन लोगों की जितनी भी डिमांड्स होती हैं, भाई उनको स्कूल चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको हेल्थ चाहिए, उनको रोड चाहिए ताकि उनको मार्केट की एक्सेस मिल सके, ये सारी भी जो डिमांड्स थी उनको उठा के लाके उनकी भाषा में, वो जाके सबसे तो बोल नहीं सकती क्योंकि उनकी जो भाषा है वो माइनॉरिटीज है और हर एक कोई समझ नहीं सकता, तो वो उनको समझ के आएगा और जाके हमें बताएगा, सरकार को बताएगा कि ऐसे ऐसे साहब उनको इन इन चीजों की जरूरत है, ठीक है। पहला काम तो उसका ये हो गया। तो ये जो पहला पॉइंट देगा कि यह भारत के, और दूसरा इसको चुनेगा कौन, जो कि बायस्ड ना हो, ठीक है। अगर मैंने मान लो मैं अगर प्रधानमंत्री साहब, पीएम साहब उसको जोड़ अगर चुन रहे हैं, तो क्या होगा उससे एक बायसनेस आएगी, क्या करेंगे, क्योंकि ये एक लोगों के अंदर एक वहम आएगा कि हो सकता है प्रधानमंत्री साहब ने अपने अनुसार उस आदमी को चुना हो ताकि वो वोट ले सकें, ठीक है। वोट बैंक पॉलिटिक्स का जो है वो शक जाया होगा, और ऐसा हो भी सकता है। इसी वजह से ऐसे शक को एकदम न्यूट्रल करने के लिए जो इसका जो चयन करता है वो करता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जिसको न्यूट्रल माना जाता है वही इसको नियुक्त करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, को भारत के राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। और इस दूसरा जो उसकी ड्यूटी की बात हो रही है कि यह संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ये जो काम करने वाला है, ठीक है। तो ये जितने भी काम होंगे, जितने भी मैटर्स होंगे सेफ गार्डिंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, उनको लेके, पर इसने एक बात कर दी, लिंग्विस्टिक नहीं, प्लस इसने रिलीजियस माइनॉरिटीज जो कि धार्मिक तौर पर कम जनसंख्या है, ठीक है, उनके लिए भी ये जो है वो उनकी जो है रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं है, हमने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि सिर्फ और सिर्फ ओनली, ओनली एंड ओनली अल्पसंख्यक भाषाई तौर पर, ठीक है, रिलीजियस नहीं होगा। तो दूसरा जो पॉइंट है वो गलत हो जाएगा और हमारा केवल और केवल एक आंसर होगा। यही चीज आपको याद रखनी है। आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 350 बी पार्ट 17, प्रेसिडेंट इनको चुनेंगे और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 से 55 का था, उसकी रिकमेंडेशंस पे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन 7वां, जिसके अंदर आर्टिकल जोड़ा गया 350 बी पार्ट 17 के अंदर, ठीक है। उसी के अंदर स्पेशल ऑफिसर यानी कि विशेष अधिकारी की बात की गई, जो कि भाषाई अल्पसंख्यक होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा, राष्ट्रपति उसको चुनेगा ताकि जो है उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो जो न्यूट्रल रहे चीजें उसकी, ठीक है, बायस नहीं हो किसी एक और जो नहीं जानना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है। ये चीजें इंश्योर करने के लिए प्रेसिडेंट इनको चुनेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में जो सॉलिसिटर जनरल है, सॉलिसिटर जनरल जो है भारत के, उनके बारे में जो है निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए और वो हमें देखना है कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। सही पूछा है डिमांड हमारी।
देखते हैं भारत में महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है। देखते हैं कि या ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है कि नहीं सॉलिसिटर जनरल की। दूसरा, महाधिवक्ता और महान्यायवादी यानी ये सॉलिसिटर जनरल एक्चुअली में जिसको रिप्रेजेंट करता है, जिसकी जो हेल्प करता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल, उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। आपने सुना होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये दोनों के दोनों संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट हमसे पूछे गए हैं सॉलिसिटर जनरल के रिस्पेक्ट में। तो पहली बात देखते हैं हम, अटॉर्नी जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल ओरिजिनली जो काम होता है वो सरकारी वकील हैं, किसके, भारत सरकार के, और वो इंडिया को नेशनल इंटरनेशनल हर एक लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सरकारी वकील हैं, सरकारी वकील से, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे और आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 76 के अंदर इनके बारे में जो भी प्रोविजंस है, जो भी इनकी ड्यूटीज हैं, उनके बारे में बात करी गई है, ठीक है, आर्टिकल 76 के अंदर। सॉलिसिटर जनरल एक इनके एसोसिएट हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, तो ये कोई संवैधानिक पद नहीं है सॉलिसिटर जनरल। एक बात क्लियर याद रखना, अटॉर्नी जनरल है, सॉलिसिटर जनरल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके एसोसिएट हैं। एक स्टैट्यूटरी पोस्ट बना दी सरकार ने, स्टैट्यूटरी पोस्ट, एक एक्ट से लाई हुई एक पोस्ट बना दी ताकि जो है इनको मदद मिल सके, ठीक। संवैधानिक, ये एक वैधानिक पद है, ना कि संवैधानिक, ठीक है। ये पहली बात क्लियर होगी। सेकंड बात, ये दोनों के दोनों जाके जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चलते हैं, आप देखते होंगे लोकसभा का सेशन चल रहा है, राज्यसभा का सेशन चल रहा है, तो ये कह रहा है कि जाके दोनों जाके पार्ट ले सकते हैं उनमें, ठीक है। तो हम दो चीजों पे बात करेंगे, पार्ट लेना प्लस वोट, दोनों अलग चीज है, ठीक है। एक तो आप जाके बैठ गए और सिर्फ आप देख के उठ के आ गए, एक आप गए, देखा भी और वोट भी डाल दी, ठीक है। दोनों पे बात करते हैं। पहली बात, तो अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल 76 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात राइट्स दिए हैं कि साहब आप जाइए पार्लियामेंट के अंदर, अटॉर्नी जनरल सिर्फ, ठीक है, जाइए पार्लियामेंट के अंदर हिस्सा लीजिए, बैठिए, परंतु आप वोट नहीं करोगे, ठीक है। आप वोट नहीं करोगे, जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, सुन सकते हो, वोट नहीं करोगे। आर्टिकल 76 के अंदर ये बात बोली गई है। बट जो सॉलिसिटर जनरल है, महाधिवक्ता जो है, उसके बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं बोली गई। ना उनके बारे में ये बोला गया कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, ना उनके बारे में वोटिंग राइट्स के बारे में बात करी गई। तो दोनों चीजों के बारे में बात नहीं करी गई है। तो सेकंड पॉइंट जो है वो गलत हो जाएगा, और पहला भी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ये एक वैधानिक पद है, ना कि एक संवैधानिक पद, ठीक है। सिंपल सा बात। तो ना तो एक, ना तो ना ही दो, नीदर वन और नॉट टू, ठीक है। ये दोनों बात याद रखना। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल की पोस्ट आती है और सॉलिसिटर जनरल इनके एसोसिएट रहते हैं, जो कि एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑफिस है। ये अटॉर्नी जनरल जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते, बट ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमसे बोला गया है, स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो तरीके के स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें देखना है हमें कौन सा जो है किस तरीके से सही है। पहला दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और हमसे पूछा गया है, उद्देश्य का प्रकृति में न्यायिक है। जो प्रियम्बल है वो जुडिशियबल है अपने नेचर के अंदर, ठीक है। मान लो जुडिशियबल यानी कि मान लो उसके अंदर कोई भी चीजें दे रखी है, तो मैं उसको उठा के, अगर वो मेरे को नहीं मिल रही हैं, तो मैं ले जाके कोर्ट में ले जा सकता हूँ, ठीक है। वो ये बात कह रहा है। दूसरा, उद्देश्य संविधान का एक भाग है। उद्देश्य का जो है प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। आगे चलते हैं, देखते हैं उपर्युक्त कथनों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। तो सबसे पहले मैं सबसे बोलता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने रूम में जहाँ भी आप पढ़ते हो, टेबल के सामने प्रियम्बल को आप पेश कर दो, इसको रोज सुबह पढ़ो, ठीक है। अपनी लाइफ में भी उतारने की कोशिश करो, ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। प्रियम्बल की बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली उस प्रियम्बल से पूछे गए हैं, ठीक है। प्रियम्बल कुछ इस तरीके से है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic
ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तीनों तरीके का, लिबर्टी किस तरीके की, थॉट्स और एक्सप्रेशन की, साथ में आप किस तरीके का बिलीफ रखते हो उसकी, फेथ की, वर्शिप की, इक्वलिटी किस तरीके की, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी, जॉब में अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग दम ऑल, सभी लोगों में प्रमोट करना, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। ठीक है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949, 26th day of November 1949 इसकी बात करी गई है, do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। ठीक है, ये बात करी गई है, तो हमें ये चीजें याद रहनी चाहिए। तो इस पे जस्टिस पे सवाल आ चुके हैं, लिबर्टी पे सवाल आ चुके हैं, फ्रेटर्निटी पे सवाल आ चुके हैं, इक्वालिटी पे सवाल आ चुके हैं कि किस तरीके की इक्वालिटी की बात करेगी, स्टेटस अपॉर्चुनिटी दोनों, लिबर्टी थॉट्स एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप्स, जस्टिस किस तरीके का, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल दोनों, लिबर्टी तीनों, सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 5 शब्द हैं, सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस पे कई बार सवाल आ चुके हैं। पीसीएस सिर्फ यूपी पीसीएस में नहीं, हर एक स्टेट की पीसीएस में इन सब पे सवाल आ चुके हैं, तो आपको ये रट जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या प्रेम्बल संविधान का पार्ट है कि नहीं है, क्या चीजें हैं इसके संदर्भ में। अगेन हम जाते हैं 1973 के जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, केशवानंद भारती का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेम्बल जो है वो सीएम जो है वो संविधान का जो पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस होल्ड करती है अपने आप के अंदर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, जस्टिस की भी बात कर रही है, लिबर्टी आज़ादी की भी बात कर रही है, फ्रेटर्निटी भाईचारे की भी बात कर रही है, अब इक्वलिटी की भी बात कर रही है। इतनी सारी चीज़ों को एक सिंगल शीट के अंदर निचोड़ के रख दिया प्रेम्बल ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड करती है भारत के संविधान के लिए। इसी वजह से इसको भारत का संविधान का पार्ट बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर। ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। द प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू 1973 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट केशवानंद भारती केस। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा देखो, क्या ये जस्टिसिएबल है कि नेचर में? नहीं, यही जो बात है, इसी के ऊपर कई बार सवाल आ चुके हैं। ये जस्टिसिएबल नहीं है, पार्ट तो है बट जस्टिसिएबल नहीं है। उद्देश्य का जो प्रकृति है वो न्यायिक नहीं है। आप इसको लेके एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के अंदर। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे को लिबर्टी चाहिए, हालांकि फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं साथ के साथ, और कुछ डीपीएसपीज भी हैं हमारे पास, परंतु ये जो प्रियम्बल है, ये जो उद्देश्य का है, उसका नेचर जो है, वो प्रकृति जो है वो न्यायिक नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। क्लियरली याद रखना इस चीज को, इट इज नॉट जस्टिसिएबल। ठीक है, ना ही ये एनफोर्सिएबल है। किसी भी कोर्ट में जाके आप ये नहीं कह सकते मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, सरकार को नहीं बोल सकते। ठीक है, सरकार इससे इंस्पायर हो सकती है कि ये जस्टिस की चीज़ों को देख के नियम कानून लेके आ सकती है, उसी तरीके से सीख सकती है कि ठीक है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोई लॉ लेके आई और सरकार सोचे कि इससे सोशल जस्टिस भी मिल रहा हो लोगों को, इकोनॉमिक जस्टिस भी मिल रहा हो, पॉलिटिकल जस्टिस भी मिल रहा हो, इससे लिबर्टी भी मिल रही हो, फ्रेटर्निटी भी मेंटेन हो रही हो, सारी चीज़ें देखे, उस चीज़ के लिए ये जो प्रियम्बल बनाई गई है। ठीक है, ना ही जस्टिसिएबल है ना ही एनफोर्सिएबल है। ये चार बातें आपको याद रखनी है। ठीक, तो हम देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है और दूसरा जो है वो सही है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखते हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये बात गलत है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये बात भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये बात भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये बात एकदम सही है। डी ऑप्शन जो है कि पहला कथन गलत है और दूसरा कथन जो है वो सही है, यही हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, ये बनाते रहिए नोट्स इनके, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लो, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो छोटा सा नोट्स बनाओ, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है भी नहीं। पूछा गया वित्त आयोग के संदर्भ में, जो फाइनेंस कमीशन है उसके रिगार्डिंग ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं क्या चीज़ है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये एक अर्ध न्यायिक क्वासा जुडिशियल बॉडीज क्या होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जो लोअर कोर्ट हो गए, ये सारी है जो कि जिनका पूरा नेचर जो है, जो उनका जो
नेचर है वो पूरा का पूरा जुडिशियल है नेचर के अंदर। क्वासा जुडिशियल यानी कि हाफ के आधा उनका कुछ काम है जिनका जो है नेचर है जुडिशियल का, यानी कि लॉ वो अप्लाई कर सकती हैं, कुछ पे नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये एक क्वाशाई जुडिशियल बॉडी है जो कि जिसका गठन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक छठवें वर्ष में किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, बताता हूं कैसे। संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की बात की गई है, और उसके अंदर ये बोला गया है कि हर 5वें वर्ष, हर एवरी 5 ईयर इसका जो है गठन किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा, बट हर 5वें साल किया जाएगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, क्वाशा जुडिशियल बॉडी की बात। हाँ, ये बात सही है कि ये क्वाशा जुडिशियल बॉडी है, ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा हर 5वें वर्ष में इसका गठन किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम अब इसको इस तरीके से बना लेना नोट्स में, सिर्फ सिंपल। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन। तो हाई कोर्ट के किसी भी चीफ जस्टिस को इसका चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं। तो देखो बात क्या उठी थी कि एक ऐसा पर्सन होगा, एक ऐसा पर्सन होगा जिसके पास जो है इमेंस नॉलेज हो जस्टिस की, वो चुना जा सकता है, ठीक है। तो जस्टिस के पास, हाई कोर्ट की जस्टिस के पास पब्लिक अफेयर्स की नॉलेज तो होती है, ठीक है। इसके पास पब्लिक अफेयर्स की नॉलेज तो होती है, तो ये एप्लीकेबल है। और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चुने भी गए थे, राज मन्नार थे उनको, मद्रास के हाई कोर्ट थे उनको फाइनेंस कमीशन का जो है चेयरमैन चुना गया था, जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन था उसके टाइम पर, फोर्थ फाइनेंस कमीशन के टाइम पर, ठीक है। राज मन्नार को चुना गया था चीफ जस्टिस। तो ये पॉइंट ठीक है, क्योंकि इनको जो है वो पब्लिक अफेयर्स की जो है नॉलेज होती है अच्छी खासी, क्योंकि वो डेली बेसिस पे काफ़ी सारे जो पब्लिक के अंदर तो रहते हैं, वही तो उनका जस्टिस है, काम करना, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है क्या है कि इसकी जो अनुशंसा हैं, इसकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं, वो की सारी उनका ओनली ये याद रखना, कभी भी पॉइंट में आए, कभी भी सवाल में आए कि ओनली, ऑल, ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो एडवाइजरी है नेचर के अंदर। एकदम सही बात कही गई है। फाइनेंस कमीशन जितनी भी चीज़ें करेगा, जितने भी नियम कानून लेके आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी होंगे। सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होगा, वो उनको माने ना माने, ठीक है। आर्टिकल 280 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करी गई है फाइनेंस कमीशन की। 5 साल का इसका गठन होता है, हर एक 5वें साल प्रेसिडेंट के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। क्वासा जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो भी इसके अंदर अपॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी पब्लिक अफेयर्स के अंदर एक अच्छी नॉलेज इनके पास होती है, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स यानी कि पब्लिक की जितनी भी जो चीजें हैं उनकी इनको नॉलेज है। लास्ट रिकमेंडेशन है इसकी, सिर्फ एडवाइजरी नेचर है इनका, कोई भी ऑब्लिगेटरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है सरकार उनको माने ना माने, दोनों ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। मानेगी तो अच्छी बात है। 8वां हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यूएसए के बारे में है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नोरो वायरस है, उसके केसेस उसके अंदर देखे गए, रिपोर्ट किए गए हैं, और उसके संदर्भ में ही हमें देखना है कि ये स्प्रेड किससे होता है, ये फैलता किन किन चीज़ों से है। सिंपल सा है, नोरो वायरस एक इन्फेक्शियस डिसीज है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी गंदा खाना खा लेते हो, उसमें कुछ भी गंदा पानी पी लेते हो, उससे होता है, ठीक है। तो दूषित भोजन या दूषित जल, कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर, दोनों चीज़ों से होता है, ठीक है। जो फेकल ओरल होता है, रूट जो होता है उससे होता है, मलमुख जो होता है फेकल ओरल, उससे भी होता है ये। और ये जो है, अगर आप कोई भी व्यक्ति बीमार है, नोरो वायरस से ग्रसित है, और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि आप उसके साथ हाथ मिलाते हैं, ठीक है, तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे भी ये फैलता है। तो ये जो तीनों के तीनों जो पॉइंट है वो ठीक है, ठीक है। नोरा वायरस इस तरीके की डिसीज है जो कि आपके गंदा खाने से, फेकल ओरल रूट से,
आपके जो बीमार व्यक्ति है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, जैसे कि हाथ हिलाने से, उसके साथ हाथ मिलाने से, ठीक है, इन सारी चीज़ों से जो है वो मिल जाता है, जो होता है, फैलता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। सिंपल सा है, ये न्यूज़ में रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि निम्न पर विचार करिए, बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों की सुरक्षा करना। तो ये क्या चीज़ है कि क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, कुछ पॉइंट दे रखे होते हैं, उसके नीचे सवाल होता है कि उस पर हमें फोकस करना होता है, उसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट दे रखे होते हैं और उसके बाद हमें आंसर लेके आना होता है, ठीक है। उपरियुक्त में से कितने निदेशक तत्वों को संविधान में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसके द्वारा जोड़ा गया था, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इन तीनों में से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनमें ऐसा किया गया था, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये डीपीएसपी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है, डायरेक्टिव्स के अंदर, ठीक है। ये देखते हैं। तो पहला बोला गया है कि बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों की सुरक्षा करना, टू सिक्योर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट की बात करना, ये जो है 42nd के अंदर हुआ था, 44th के नहीं होता। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था 1978 के अंदर, 1978 के अंदर आया था। इससे 2 साल पहले 1976 के अंदर आया था 42nd, ठीक है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया था, 1978 में आया था 44th। 42nd के अंदर ये बात करी गई थी कि बालकों का जो स्वास्थ्य है उसके विकास के लिए अवसरों की सुरक्षित करना, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की, उसकी बात करी गई थी। सिंपल, ठीक है, याद रखना इस बात को, कई बार पूछा गया है, आप जाके देखोगे पीवाईस क्यूज में उठा के, ये बात डीपीएसपी में कौन सा जो अमेंडमेंट था जिसकी जो चीजें ऐड हुई थी डीपीएसपी के अंदर, ठीक है, ये बात पूछी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आय, प्रतिष्ठा, जो इनकम है, स्टेटस है, सुविधाओं, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज, अवसरों में असमानताओं को कम करना। तो जो इनकम है, जो जो स्टेटस है, जो फैसिलिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं लोगों को, पीपल को, और उसमें जो डिफरेंसेस हैं, उनकी जो इनइक्वालिटीज आ रही हैं, उनको घटाना, जितनी भी इनइक्वालिटीज आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा फैक्टर है डीपीएसपी के अंदर, कि हमारी सरकार को उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि भाई आपको इनकम इनइक्वालिटीज, लोगों के बीच में जो इनकम के डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, किसी की आपने रिपोर्ट देखी होगी कि मेजर चंक है 1% के पास है, ठीक है, बाकी बचा कुछ है जो रेस्ट के पास है, या फिर 10% के पास है, इस तरीके की रिपोर्ट आई हुई है। तो स्टेटस देखो, स्टेटस में डिफरेंसेस जो है उनको कम करो, फैसिलिटीज दी गई हैं, ठीक है, कोई ट्राइबल एरिया है उनको फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ के लिए मरे जा रहे हैं बेचारे, बीमारियों से ग्रसित हैं, रोड नहीं है उनके पास ताकि वो मार्केट में जा सकें, हॉस्पिटल तक जा सकें, इलाज करा सकें। तो फैसिलिटीज सबको बराबर होनी चाहिए, क्यों डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, इनको भी भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज दो, ठीक है, चाहे रूरल एरिया से हो, चाहे भी किसी भी मार्जिनलाइज सेक्शन से हो, ठीक है, विमेन हो, सभी लोगों को बराबर की जो अपॉर्चुनिटीज जो हैं, अवसर हैं, वो दिए जाने चाहिए, ये पॉइंट उसकी बात करता है। और ये ऐड हुआ था आपका 44वें संविधान संशोधन के अंदर, ये बात आप याद रखना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 1978 के अंदर ये बात ऐड की गई थी अलग से डीपीएसपी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन जो है, इसका मतलब क्या है कि पर्यावरण, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको सेफ गार्ड करना था, बेसिकली जो वन है वहाँ के, और वो वन्य जीव जो है उनकी रक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव था। जो वन है, जो यानी कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो वहाँ की है, उसको सेफ गार्ड करना एनवायरनमेंट की, ये जो ऑब्जेक्टिव था वो 42nd में ऐड हुआ था, 1976 के अंदर ये बात ऐड हुई थी डीपीएसपी के अंदर, ठीक है। तो अभी इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ कौन सा है जिसके अंदर 44th के अंदर ये बात ऐड की गई थी, केवल और केवल सेकंड जो है, यानी कि केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सिंपल। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है इंडिया में तो फॉलो होता नहीं है ये, ठीक है, ये होता है क्लियर, तो स्विट्जरलैंड में होता है,
स्विट्जरलैंड के अंदर ये जो फॉलो किया जाता है, इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट। ठीक है, उसमें से हमें करेक्ट देखना है, सही उत्तर जो है वो हमें चूज करना है। ठीक है, तो रिकॉल में क्या होता है, अच्छा मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। रिकॉल में जिस तरीके से ये नाम दे रखा है, अगर आपने से किसी सरकार को चुना है, ठीक है, इसमें आपके पास एक ऑफिस या फिर किसी, या तो सरकार को चुना है या फिर किसी ऑफिसर को चुना है, आपके पास क्लियर ऑप्शन होता है उसको वापस बुलाने का, सिंपल रिकॉल। भारत में तो आप जानते ही हो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक है, सेकंड जहां जा रहा है वो ठीक होगा। ठीक है, ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, डी में आ रहा है, सी को हटा दो। ठीक, इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। एलिमिनेशन आंख बंद करके नहीं, स्मार्टली तरीके से की जानी चाहिए। ठीक है, रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम में कुछ नहीं, बस क्या होता है कि आपको कोई सरकार को कोई लेजिस्लेशन प्रपोज करना है, तो उससे आपको ना सरकार आपसे वोट मांगेगी, आपसे डायरेक्ट पूछेगी कि क्या क्या चीज़ें ठीक रहेंगी इसमें जुड़ने के लिए, क्या आपके अनुसार हम इसको लेके आए कि नहीं। ठीक है, इस तरीके की राय मांगी जाती है रेफरेंडम के अंदर। तो इस तरीके का होता है रेफरेंडम के अंदर। ठीक है, इनिशिएटिव में क्या होता है कि लोग अपने आप प्रोएक्टिवली अपने आप सोच समझ के, यार अरे यार हमें ना इस तरीके का एक एक्ट होना चाहिए ताकि ना हमारी सुविधा जो है वो अच्छे से बन सके। तो लोग इस तरीके से अपने आप बनाते हैं और सरकार को प्रपोज करते हैं, आप एक काम करो, ये काम करो हमारे लिए, ये एक्ट लेके आओ। ठीक है, ये लॉ लेके आओ। ये होता है इनिशिएटिव्स। ठीक, बचा क्या, प्लेबिसाइड। तो प्लेबिसाइड में क्या होता है, इसमें ऑब्टेन किया जाता है ओपिनियन लोगों का किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस पे, कि कोई भी इशू है, क्या ये पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए सिर्फ ओपिनियन लिया जाता है उनका। खास करके ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसके अंदर ये जो अप्लाई करता है। मान लो किसी लैंड के ऊपर डिस्प्यूट है, ठीक है, किसी बाहर की कंट्रीज का है, दो कंट्रीज के बीच में चल रहा है, तो हमने अपने लोगों से प्लेबिसाइड से पूछा कि आपका क्या इस पर राय रहने वाली है। ठीक है, तो उन लोगों से ये पूछा गया, तो ये होती है प्लेबिसाइड। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसकी डिवाइसेस होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन जो होते हैं, ये चारों के चारों। ठीक है, परिप्रेक्षा, रेफरेंडम, प्रत्याशी का वापस बुलाना, सिंपल सा है, रिकॉल, पहल, इनिशिएटिव्स, अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली कोई नियम कानून लेके आना, बिल लेके आना, सरकार को दे देना कि भाई आप बनाओ हमारे लिए। लास्ट में जनमत संग्रह, प्लेबिसाइड, लोगों की राय। ठीक है, ये चारों के चारों जो है वो सही है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए ये अप्लाई करते हैं, खासकर कि स्विट्जरलैंड में जो है फॉलो होती है। नेक्स्ट सबसे देखते हैं कि क्या है, निम्न पर विचार करिए। चार पॉइंट दिए गए हैं, हमें देखना है, एक सेकंड, उनमें देखना है कि हमें उपयुक्त में से कौन सा सही संविधान की संघीय विशेषताओं है। विच ऑफ द above आर द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संघीय फीचर्स जो हैं, फेडरल फीचर्स जो हैं वो हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेट गवर्नमेंट्स। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं, तो जो लिखा हुआ संविधान होता है, लिखित संविधान। अच्छा एक बात देखो कि जो फेडरल फीचर्स यानी कि स्टेट और सेंट्रल उनके बीच में जो भी रिश्ते हैं उनके ऊपर बात कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बीच में जो रिश्ते हैं ये उनके ऊपर बात कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो अगर कोई बात है कि देखो कोई भी टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो तुम 50% ले लेना, मैं 50% ले लूंगा, या फिर तुम 60% ले लेना, मैं 40% ले लूंगा। अब ये मुंह से तो होगी नहीं, ये बात लिखी जानी चाहिए। ठीक है, ये बात लिखी गई है। ठीक है, तो कुछ जो जो रिश्ते हैं इनके वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होंगे, तभी जाके जो है फेडरल फीचर्स जो है अच्छे से अप्लाई हो पाएंगे। इसी वजह से फेडरल फीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बात सही है, पहला उत्तर। सेकंड, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये तो बात सही है कि जो डिवीजन ऑफ पावर्स है नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है, तभी तो होगा कि आप एक काम करो, इस रीजन में आप अपने नियम कानून लगाओ, और इस रीजन में जो है मान लो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चीजें होंगी वहाँ सेंटर जो है इंटरफियर करेगा, स्टेट में आप अपना नियम कानून देखो। तो डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया राज्य और
स्टेट के बीच में, सेंटर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो दूसरा पॉइंट भी ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो, एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ये एक फेडरल फीचर्स नहीं है, ठीक है। ऐसी फीचर्स जो है फेडरल फीचर्स का पार्ट, फेडरल फीचर्स का जो है पार्ट नहीं होती है। इसका जो एक्चुअली में पार्ट है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। एकीकृत नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए फेडरल फीचर्स के अंदर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लचीला होना चाहिए, ये बात भी सही है कि ऐसा नहीं है कि जो 50 साल पहले चीजें आ रही थी, रिश्ते चले आ रहे थे सेंटर और स्टेट के बीच में, वो आज भी अप्लाई होंगे, नहीं। ये तो हमेशा हर जगह होते हैं। आज के भी हमारे जो रिश्ते होते हैं माँ बाप के बीच में, थोड़ी सी पहले स्ट्रिक्टनेस थी, अब क्या हो गया है, लचीलापन आ गया है। थोड़ा सा पेरेंट्स भी काफ़ी ओपन अप होने लग गए हैं, ठीक है। अपनी बातें शेयर करते हैं बच्चे पेरेंट्स के साथ, तो उस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा काम रहती है। आप अपने व्यवहार में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओगे, उतना ही आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे और अच्छे संबंध बना पाओगे। तो सेंट्रल स्टेट के बीच में भी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है फेडरल फीचर्स जो है अच्छे से चल पाएंगे, लंबे टाइम तक चल पाएंगी। तो हमारा एक ही जो पॉइंट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी वाला, एकीकृत न्यायपालिका जो है वही गलत है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। तो 1, 2 और 4 जो है उसके उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई थी। जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है, एक आदमी होता है, ठीक है, उसके पास जो है वाइसराय काउंसिल का मेंबर होता है, और इसको इंचार्ज बनाया जाता है एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, इस तरीके से एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का जो है इसको इंचार्ज बनाया जाता है इस तरीके से। और इसका जो फाइनल जो ऑर्डर होता है, उसी पे जो है उसकी जो काउंसिल है वो काम करेगी। ये फाइनल ऑर्डर इश्यू करेंगे और उसी के बिहाफ पे काउंसिल जो है वो उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम करेंगे, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम के अंदर इस तरीके की चीज़ें लाई गई थी। और ये जो है पोर्टफोलियो सिस्टम आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर। जो भारतीय परिषद अधिनियम था, काउंसिल एक्ट था, भारतीय काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसके अंदर जो है पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ऑलरेडी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1859 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में एक्ट में आया, इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, उसको रिकॉग्नाइज किया था लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में, और एक्ट के अंदर आया 1861 में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे चलते हैं। बोला गया है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के में, उसके रिलेट में, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो संशोधन प्रक्रिया है, यानी कि जो अमेंडिंग प्रोसीजर्स हैं, अमेंडिंग पावर्स हैं, अमेंडिंग प्रोसीजर्स हैं, उनके कंटेक्स्ट में जो है हमें कुछ ध्यान देना है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 1 और 2 पॉइंट दे रखा है, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो देखना है, सही जो है वो हमें देखना है, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं संविधान संशोधन, ठीक है। विधेयक लोकसभा के किसी भी निज सदस्य द्वारा पुरस्थापित नहीं किया जा सकता। जो कोई भी प्राइवेट मेंबर होता है, निज सदस्य यानी कि जो प्राइवेट मेंबर होता है, उसके द्वारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये जो पॉइंट है वो एकदम गलत है। देखो, कोई भी प्राइवेट मेंबर होता है, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का जो कि एक मिनिस्टर नहीं होता, याद रखिएगा। प्राइवेट मेंबर होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, विच इज नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है, सिंपल। पार्लियामेंट का मेंबर है पर मिनिस्टर नहीं है, वही है प्राइवेट मेंबर, ठीक है। वो लेके आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और इंट्रोड्यूस भी कर सकता है लोकसभा के अंदर, ठीक है।
ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है संविधान के अंदर जिसमें ये बात बोली गई हो कि कोई भी प्राइवेट मेंबर आके नहीं इंट्रोड्यूस कर सकता। ये बात याद रखिएगा, प्राइवेट मेंबर एक एमपी ही होता है, ठीक है, और सिर्फ यही डिफरेंस है कि वो एक मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कर सकता है क्लियरली, नो डाउट। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेनिंग फंडामेंटल राइट्स। जो अनुच्छेद 368 है उसके अंतर्गत संवैधानिक संशोधनों को जो संशोधन किए जाएंगे उनको मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। तो ये बात अभी प्रेजेंट में एकदम सही है। हुआ क्या था, आप एक बार देखोगे, हल्का सा ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, इसमें 1971 में हुआ था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 1971 में 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। उसके अंदर ये बात बोली गई कि जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे आर्टिकल 368 के अंदर, अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर, उनको लॉ माना जाएगा, लॉ नहीं माना जाएगा, लॉ नहीं माना जाएगा, दे आर नॉट लॉज। तो जब लॉ ही नहीं माना जा रहा, आर्टिकल आर्टिकल 13 के अंदर, आर्टिकल 13 अब जब आप देखोगे, ठीक है, तो उसके अंदर ये डेफिनेशन दे रखी है कुछ लॉ क्या है क्या नहीं है। तो इनको जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे आर्टिकल 368 के अंदर, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो इसी वजह से आप उनको जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो कि ये चैलेंज नहीं कर सकते हो कि ये जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये 1971 की बात थी। 1971 में ये बात कही गई थी कि 24th अमेंडमेंट जो आया था आर्टिकल 368 के अंदर, कोई भी लॉ आ रहा है, कोई भी चेंजेस आ रहा है, कोई भी नियम कानून लेके आ रहे हैं, तो वो लॉ नहीं है। ऑफिशियल डेफिनेशन आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग जो अंदर दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। इसी वजह से आप उसको जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो कि वो भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन कर रहे हैं। परंतु आपको याद होगा 1973 में केशवानंद भारती साहब का केस आया, ठीक है, उनका केस आया और उसमें बोला बेसिक स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसने कुछ चीजें बोल दी। अगर भाई कोई भी चीज फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी अमेंडमेंट हो, कुछ किसी भी तरीके का हो, तो 368 के हो या बिना उसके हो, तो वो नल एंड वाइड कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही था। अब ये स्टेटमेंट अब जो है 1973 के बाद जो है वो सही हो गया, इससे पहले जो था वो गलत था, ओरिजिनली नहीं था, ठीक है। सिंपल सी ये है। तो हमारे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो गलत हो गया कि प्राइवेट मेंबर भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है बिल, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 प्राइवेट मेंबर कर सकता है। जस्ट बिकॉज वो मिनिस्टर नहीं है उसका राइट खत्म नहीं हो जाता कि वो बिल कोई इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता लोकसभा के अंदर। दूसरा जो है आर्टिकल 368 कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेनिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कोई भी जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है उसके बेसिस पे ये चैलेंज किया जा सकता है। पहले 1973 से पहले नहीं था ऐसा, ठीक है। तो इसका जो सिंपल आंसर हो जाएगा 2 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया है अभी हाल ही में मराठी भाषा के आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। मराठी के अतिरिक्त निम्नलिखित भाषाओं के समूह में किस शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है ऑलरेडी। तो ऑफिशियल लैंग्वेज आपने सुना होगा, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंडिया के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास, जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिनमें बात कही गई है कि क्या होता है कि उसको अगर कोई भी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाती है उसके अंदर क्या होता है उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है कि मान लो उसकी जो इतिहास होता है उस लैंग्वेज में उसको डॉक्यूमेंट करके रखा जाता है, उसको डिजिटली उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है, ठीक है। उसको फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है कि भाई इसको प्रमोशन करो, इस तरीके की चीज़ें जो है उसके अंदर की जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपकी लैंग्वेज ऑफिशियली रिकग्नाइज है तो ये सारी चीज़ें उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इसी वजह से काफ़ी जो स्टेट्स हैं वो
अपनी अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं कि ये हमारी लैंग्वेज जो ऑफिशियली रिकग्नाइज हो जाए। तो ऐसे ही मराठी का भी ऑफिशियल रिकग्निशन हुआ। मराठी महाराष्ट्र के अंदर बोली जाती है, ठीक है। तो अब क्या बात हुई है कि और कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ये हमें देखना है। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, पाली, कश्मीरी, प्राकृत, असमीज, हिंदी। तो पहला स्टेटमेंट ही ठीक है, तमिल जो है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑलरेडी। संस्कृत भी ऑफिशियल लैंग्वेज का, क्लासिकल लैंग्वेज का जो इसका ऑफिशियल नहीं, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा इसको मिल चुका है। कन्नड़ा को भी मिल चुका है और पाली को भी ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो हल्का सा देख लेते हैं। तमिल का हो गया, संस्कृत का हो गया, कन्नड़ा का हो गया और साथ में पाली का भी हो गया। और भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे कि मलयालम, केरला की, उड़ीसा की ओडिया, इसको भी दे चुके हैं हम ऑलरेडी। पाली, प्राकृत, एसमिस, बंगालीस, ये सबको भी मिल चुका है मराठी के अलावा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे बेस्ड एक सवाल है। देखो ऑलरेडी कई बार डीपीएसपी पे मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में भी, जब 44th एंड 42nd 44वां और 42वां कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करी थी कि किसके दरमियान कुछ पॉइंट जो है ऐड किए गए थे डीपीएसपी के अंदर, उसी के ऊपर जो है ये बात करी गई है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं, क्योंकि कि जो डीपीएसपी जो हैं वो स्टेट पॉलिसी के लिए यूजफुल रहे। क्या रीजन है, किस वजह से, ये देखते हैं हम कि ये भारतीय संघ के अधिकृतों पर उन नए सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों का स्मरण कराते हैं। तो क्या करते हैं ये, जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए है, जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एम्स हैं, संविधान के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए होते हैं। जैसे कि इट रिमाइंड्स द अथॉरिटीज अंडर द इंडियन यूनियन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। नया सोशल ऑर्डर जो आ रहा है, नई सोसाइटी आ रही है, प्लस जो नए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, उनको बिल्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जो एम है उनको जो है अवगत कराता है सरकार। सरकार क्या करेगी, सिंपली डीपीएसपी को देखेगी और उससे जो है वो नए नियम कानून बनाएगी। ये सारी चीजें सीख सीख के वो करती रहेगी, ठीक है। दूसरा, तो ये पॉइंट ठीक है। दूसरा, दे हेल्प कोर्ट्स इन डिसाइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। कोई भी ये विधि की संवैधानिक वैधिकता उसको निर्धारित करने के लिए जो भी न्यायालय हैं उनकी सहायता करती है। क्या करती है, ये डीपीएसपी की लिस्ट है, ठीक है, ABCD 3 4 1 2 3 4, ठीक है, जो भी है। तो उसमें क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट बैठा है यहाँ पे। अब ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा ये हमारे पास लॉ है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट इसकी जो वैलिडिटी है कि ये समाज के लिए सही है कि नहीं, उसको चूज करेगा, इससे कंपेयर करेगा। अच्छा ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, ये बी भी फॉलो कर रहा है, सी भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसको बना दो आप, ठीक है, लागू कर दो हम, ठीक। ये चीजें अगर देखता है तो ये हेल्प कर रहा है एक तरीके से कोर्ट्स को कि वो डिसाइड कर पाए कि कोई भी नियम कानून वैलिड है कि नहीं, कोई भी लॉ वैलिड है कि नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करता है। तो ये सेकंड पॉइंट भी जो है वो ठीक है। तीसरा, दे सर्व एज अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी। ये सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक विचारधारा के परे एक साझा राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में कार्य करता है कि मान लो चुनाव हो रहे हैं तो हर एक पार्टी क्या करेगी अपने मैनिफेस्टो में, जाहिर सी बात है अच्छे अच्छे काम को ऐड करती है, तो ये अच्छे अच्छे काम वही हैं डीपीएसपी वाले। सिंपल सा इतना है, जितने भी अच्छे अच्छे काम है मैनिफेस्टो के यहीं से उठा के लिए जाते हैं, बस खत्म कहानी। तो ये भी पॉइंट जो है वो सही है। तो कुल मिला के जो जितनी भी स्टेट पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट भी या फिर कोई भी कोर्ट जो है वो जो भी नियम कानून जो है अगर वैलिड है कि नहीं है वो सारी जो है यहीं से सीख साख के उसको बोलता है कि ठीक है सरकार ये वैलिड है ये इनवैलिड है, बस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से 1949 में हस्ताक्षरित संविधान की मूल उद्देशिका में शामिल नहीं थे। Which of the following was not the part of the original preamble of the Constitution signed in 1949? तो जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1949 में
उसका जो है ओरिजिनली पार्ट नहीं थे। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही प्रियम्बल की एक बात बताई थी कि प्रियम्बल पर बेस्ड काफी सारे सवाल पूछे गए हैं और ये पीवाईक्यूज ही है, पीवाईक्यू में पूछा भी गया है, आप जाके देखोगे आपको मिल जाएगा जब आप ढूंढोगे। तो ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से टर्म्स थे? गणतंत्र, सपुंत्र, संप्रभु, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, रिपब्लिक, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर। तो कौन से जो टर्म्स थे जो कि नहीं ऐड किए गए थे, ओरिजिनली नहीं थे पार्ट, तो इसका जो आंसर रहेगा तो सोशलिस्ट और सेकुलर, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों के दोनों वर्ड ओरिजिनली नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओरिजिनली ये नहीं थे, ये बाद में इंट्रोड्यूस किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन के दरमियान। आपको याद हो गया 42nd के अंदर मैंने आपको डीपीएस में भी बताया था, डीपीएस भी कौन सा इंट्रोड्यूस होगा याद कर लेना। एक तो फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ को बचाने वाला था इन्वायरमेंट के अंदर, और दूसरा बच्चों के लिए था, बच्चों के डेवलपमेंट वगैरह के लिए, ठीक है। 44th में कौन सा था? 44th में था वो इकोनॉमिक इक्वालिटी से ये सारी बात की गई थी, ठीक है। इस तरीके से आप रिवाइज करते रहना, जब भी आपको 42nd 44th जो भी चीज़ रिपीट हो, पॉज कर लो वीडियो को, उसको एक बार याद कर लो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, याद कर लो। आप वीडियो को पास ऑन कर दोगे क्या मतलब है? एक बार पॉज कर लो, फिर से पढ़ो, एक बार रिवाइज कर लो, वीडियो में पीछे चले जाओ, फिर से देख लो अगर कोई चीज़ मिस कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों टर्म जो है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, दोनों ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। इसके साथ साथ एक और वर्ड ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, जो इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो भी अखंडता, अखंडता जो है वो जोड़ा गया था 42nd CAA के अंदर 1976 में, ठीक है, 1976 में। तो ये तीन वर्ड्स थे जो कि प्रियम्बल के अंदर जोड़े गए थे, एस्क्वायराई, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये तीनों के तीनों 42nd CAA 1976 के अंदर जोड़े गए थे। तो पहला और दूसरा हटा दो, तीसरा चौथा इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, प्रियम्बल के अंदर कौन सी चीज कब जोड़ी गई थी। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, संविधान सभा जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके जो प्रारूप समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, बना के तैयार किया था, ड्राफ्ट किया था, उसकी उसकी कमिटी के सदस्य थे, मेंबर्स थे, ठीक है। वो आप थोड़ा सा देख लो। तो भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, वो इसके चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और इनके साथ साथ एन गोपाल स्वामी अय्यंगर, ये मेंबर थे, ठीक है। इनके साथ थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनके साथ थे डॉक्टर KM मुंशी, इनके साथ थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला, इनके साथ से एन माधव राव, ठीक है। इनके साथ और भी थे टीटी कृष्णमाचारी, टीटी के, ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। तो एन गोपाल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे पहले थे, उसके बाद एन गोपाल स्वामी अय्यंगर थे, उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, फिर KM मुंशी थे, KM मुंशी साहब थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला ये भी थे, एन माधव राव, और फिर टीटी के कृष्णमाचारी, ठीक, टीटी के और टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है, ये सारे मेंबर्स थे। अब हम देख लेते हैं हमसे क्या है। JB कृपलानी पहला ही जो है, ये तो थे ही नहीं। KM मुंशी थे, ठीक है, KM मुंशी थे, KM मुंशी, ये रहे KM मुंशी साहब। सैयद मोहम्मद सदुल्ला SMS, ये भी थे, टीटी के थे, तो याद रखना टीटी के SMS KMM, ये सारे थे, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर साहब तो चेयरमैन थे ही थे, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है, जिसके ये सारे जो है वो मेंबर्स थे, जो कि 1947 में 29 अगस्त को जो कि ये सारे मेंबर्स थे इसके अंदर, इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो था, क्वाड, आपने नाम सुना होगा, करंट अफेयर्स में काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहता है, तो इसी की एक सबमिट हुई है, उसी के ऊपर जो है एक सवाल पूछा गया है हाल ही में। चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता, क्वाड जो है, क्वाड
क्वाड्रिलेटरल, 4 लोगों का समूह, 4 कंट्रीज हैं इसके अंदर। सिक्योरिटी डायलॉग, सुरक्षा वार्ता समूह ने अपने सहयोग की 20वीं वर्षगांठ मनाई है। इसका जो 20th एनिवर्सरी है कोऑपरेशन की, वो बनाई है। और इसमें से बताना है सिंपल, देशों के कौन कौन से समूह हैं इसके अंदर। सिंपल, सबसे आसान सवाल है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से जो है समूह है इस ग्रुप के अंदर? 4 समूह हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ठीक है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये चारों के चारों, ये तो तीनों तो पास में है, एक ये जो है थोड़ा सा दूर है, यूएसए, जो पैसिफिक के बियॉन्ड है। तो ये जो ग्रुप है, ये जो क्वाड ग्रुप है, ये सिक्योरिटी डायलॉग है, एक सिक्योरिटी के लिए बनाया गया ग्रुप है इन चारों देशों के अंदर, जो दिसंबर 2004 के टाइम पर ये चारों कंट्रीज मिले और इन्होंने एक पार्टनरशिप करी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस ने। किस चीज के लिए करी? टू सपोर्ट और इस रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए। किस रीजन को? इंडो पैसिफिक रीजन को, जो इंडियन ओशन रीजन है और पैसिफिक रीजन जो है, उस रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, उस रीजन में ट्रेड बढ़ाने के लिए, ट्रेड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, तो इसको सिक्योर करने के लिए इस रीजन को, ये 2004 में, दिसंबर 2004 में ये दोनों कंट्रीज, ये चारों कंट्रीज आके मिलते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, और आके मिलते हैं, चलो भाई इस रीजन को सिक्योर करते हैं, ठीक है, अपने लिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के कंटेक्स्ट में कुछ सवाल पूछे गए हैं, और नेशनल इमरजेंसी थोड़ा सा एक ट्रिकी टॉपिक रहता है, ठीक है। आर्टिकल 352 के अंदर आती है, आर्टिकल 352 के अंदर आते हैं संविधान के। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी इंट्रोड्यूस की जाती है ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह के ग्राउंड पर, तो उसके कंटेक्स्ट में हमें जो है कुछ चीजें देखनी है और देखना है कि कौन सा जो पॉइंट है वो सही है। पहला दे रखा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ये सवाल जो है एकदम गलत है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए 6 राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ, या ध्यान से सुनना, एक बार में अपने दिमाग में छाप लेना। आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए 6 राइट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तभी सस्पेंड होंगे जब नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर दी गई है, डिक्लेयर किया जाएगा। उसका जो ग्राउंड है वो क्या होगा? वॉर हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, वॉर हो या फिर एक्सटर्नल, बाहरी कोई अटैक वगैरह एग्रेशन हो, ठीक है। इस टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, तभी जो आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स आते हैं वो सस्पेंड किए जाएंगे, ना कि आर्म्ड रिबेलियन, जो सशस्त्र विद्रोह जो होता है, ठीक है, सिविल वॉर, जो अंदर जो है लड़ाई चल रही है आपस में, ये छुरा भौंक रहे हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आर्म्ड रिबेलियन के अंदर आती हैं, ठीक है। तो उस केस में आप नहीं करोगे, आप आर्टिकल 19 के अंदर जो भी राइट्स आते हैं उनको नहीं सस्पेंड करोगे, सिर्फ और सिर्फ कब करोगे? वॉर हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ये याद रखना। और ये बात ऐड करी गई थी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर, 44th, ये याद भी रखिएगा कि किस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये बातें ऐड की गई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, याद रखिएगा अच्छे से इस चीज को। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या बोला गया है। राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। जो प्रेसिडेंट साहब जो हैं, ही कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट। तो क्या मतलब क्या है इस चीज का एग्जैक्टली वो हम देखते हैं। तो जो आर्टिकल 359 जो है, 359 जो है वो इस चीज का बात करता है और ऑथराइज करता है किसको? प्रेसिडेंट साहब को, कि प्रेसिडेंट साहब आप सस्पेंड कर सकते हो
राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, कि राष्ट्रपति साहब आप कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को, कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, मान लो कुछ फंडामेंट नेशनल इमरजेंसी आई तो कुछ फंडामेंटल ऐसे सस्पेंड कर दिए, उसको लेने के लिए उसको आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट से इनको सस्पेंड क्यों कर दिया गया है, नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम। आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट को ये राइट दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी 44th के अंदर ही, ये 44th के बाद की बात है। तो ये ओरिजिनली क्या है कि आर्टिकल 359 के अंदर सिंपल सा याद रखना कि ये प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है सस्पेंड करने के लिए कोई भी राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते आप इस केस में, ठीक है, आर्टिकल 359 के केस में। आगे चलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं नेशनल इमरजेंसी की, इंपॉर्टेंट है। आगे आएंगे तो और भी चीज़ें देखेंगे हम इससे रिलेटेड। अभी आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा गया है, हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशंस, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी अपनी चौथी जो द्विवार्षिक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रों में से योगदान के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम पर व्यवस्थित कीजिए। जो ग्रीन हाउस का गैसेस का जो परसेंटेज है, कौन सा सेक्टर, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एनर्जी, कौन सा सेक्टर जो है वो ज़्यादा रिलीज कर रहा है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जो है अरेंज करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये ऑब्लिगेटरी है कि आप हर द्विवार्षिक तौर पर, बायनियल तौर पर क्या करोगे, आप एक रिपोर्ट तैयार करोगे और हर एक सेक्टर की ये चीज मेंशन करोगे कि कौन सा जो सेक्टर है वो कितनी ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज कर रहा है, जिससे अंदाजा हो हमें कि आप एज अ कंट्री क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए कुछ चीजें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये यूएनएफसीसी ने, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने ये कुछ गाइडलाइंस दी कि आप आओगे बाइनियल तौर पे, द्विवार्षिक तौर पे आओगे, हमारे पास एक रिपोर्ट मेंशन करोगे जिसमें आपके जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें ये बात बताओगे कि कौन सा सेक्टर जो है वो कितनी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस कर रहा है, ठीक है। ये बात बताइए हमें, हमसे सिंपल सा ये पूछा गया कि ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है वो एनर्जी का हमारे अंदर जो है, जितनी भी हम एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं इंडिया के अंदर, वो सबसे ज्यादा है, वो करीबन 75% जो है सबसे ज्यादा, फोर्थ नंबर का 75% जो है इंडिया के अंदर एनर्जी सेक्टर जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज्यादा जो है रिलीज करता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है एग्रीकल्चर का, सेकंड नंबर पे आता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर भी करीबन 10 से 12%, 13% जो है वो रिलीज करता है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। एग्रीकल्चर खास करके जो राइस वाली जो होती है, राइस का कल्टीवेशन जो होता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है, लास्ट थर्ड पे आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, और उसके बाद में आता है प्रोडक्ट यूज जो होता है, और सबसे लास्ट में आता है वेस्ट का, ठीक है। वेस्ट जो होता है वो रिलीज करता है। तो सबसे पहले एनर्जी, फोर्थ नंबर का ऑप्शन देखो, फोर्थ कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों को हटा दो। उसके बाद क्या है हमारा एग्रीकल्चर का, जो कि 10 से 13% का जो है फर्स्ट नंबर का। तो 4-1 यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 4-1-3-2 नीचे वाले में तो है भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन स्मार्टली आप काम कर सकते हो। तो एनर्जी याद रखना, एनर्जी सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर है, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, फिर लास्ट में वेस्ट है। सबसे ज्यादा ऊर्जा, फिर कृषि, फिर औद्योगिक प्रक्रिया है जो, फिर अपशिष्ट है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज को आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट जो था 1947 का जो अधिनियम था, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा जो है वो सही है, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये देखने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो देखने हैं। पहला में दे रखा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was not allowed to abrogate certain laws made by the British in relation to India। जो संविधान सभा थी उसको, जो भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कुछ विशेष कानूनों को
निरस्त करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्लियरली मेंशन था 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट में कि आप उठा के कोई भी लॉ को हटा सकते हो ब्रिटिश के रिलेशन में, जो भी आया है आप उसको बदल सकते हो, आप उसको बिल्कुल एब्रोगेट भी कर सकते हो, एकदम निरस्त भी कर सकते हो। ठीक है, ये पूरी परमिशन थी, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड देखो, द एक्ट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय, ये बात एकदम ठीक थी। जैसे ही 1947 का एक्ट आया था इंडिपेंडेंस, वाइसराय की जो पोस्ट थी वो उसको खत्म कर दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें करेक्ट पूछा है। आगे भी देखते हैं क्या है। यद्यपि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किंतु भारतीय देशी रियासतों, जो हमारे यहाँ जो ब्रिटिश पैरामाउंट्स थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, बेसिकली देशी रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट्स जो थी, जो इंडिविजुअल राजा थे छोटे मोटे जो बचे थे, पर ब्रिटिश प्रभुत्व यानी कि ब्रिटिश पैरामाउंसी की समाप्ति की घोषणा नहीं की थी। तो ये कुल मिला के ये कह रहा है कि भाई जब 1947 का एक्ट आया, इसने ये नहीं बोला कि जो इंडिविजुअल राजा थे यानी कि जो इंडियन प्रिंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थी, उन पर ब्रिटिश पैरामाउंसी रहेगी, उन पर जो है ब्रिटिश का राज रहेगा, ये बात ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने क्लियरली मेंशन किया था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, चाहे तो इंडिया में जुड़ जाओ, चाहे तो पाकिस्तान में जुड़ जाओ, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तीनों ऑप्शन थे उनके पास। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई हमारे अंदर ही तुम लोग काम करोगे, अभी भी नहीं। तीनों ऑप्शन थे उनके पास उस टाइम पे, 1947 में ये बात बोली गई थी। लास्ट देखो, इसने देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं दी, ये बात भी गलत है, अभी हमने देखी, बल्कि उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी भी एक चुनने की बात करेगी थी, ये एकदम गलत है। उनको इंडिपेंडेंस थी, उनके पास ऑप्शन था इंडिया, पाकिस्तान या फिर अकेले रहने का। ठीक है, तीन ऑप्शन थे उनके पास। आगे चलते हैं इसी को, तो सेकंड इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया है आर्टिकल 17, 23, 24 के बारे में, और बोला गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव फंडामेंटल राइट्स, उपर्युक्त मूल अधिकारों में से कितने केवल राज्य की कार्यवाहियों के विरुद्ध व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हैं, यानी कि सिर्फ जो राज्य है उसके अगेंस्ट, अगर राज्य कोई भी राज्य है इनके अगेंस्ट जाएगा तब इनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, वो हमें देखना है। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द अबव फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शंस, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि अगर स्टेट इनके अगेंस्ट जाएगी तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, कुछ ऐसे होते हैं जो ना ही सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट, अगर स्टेट उनके अगेंस्ट जा रहा है तब मिलेंगे, बल्कि अगर कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनके अगेंस्ट जा रहा है तब भी ये जो है उनको राइट्स मिले जाएंगे। जैसे कि मान लो मैं हूँ, कोई एज ए पर्सन हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गया किसी बड़े होटल में और मेरे को लात मार के भगा दिया। ठीक है, तो ये मेरे जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू मूव फ्रीली, उसका जो है कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। ठीक है, ये बात तो गलत है, मेरे को अलाउ होना चाहिए कि मैं कहीं भी जा सकूं, डिसेंटली जा सकूं, खाना खा सकूं, अगर मेरे पास मेरी जेब में पैसा है तो। ठीक है, तो मेरे को जाना चाहिए, मेरे को रोकना तो चाहिए नहीं। तो ये एक प्राइवेट होटल था। ठीक है, मान लो कोई सरकारी हो गया, सरकारी बस अड्डा हो गया। ठीक है, बस वाला कहता है कि भाई तू अनटचेबल है, मैं तेरे को बस में नहीं बिठाऊंगा। तो मेरे को पब्लिक यानी कि स्टेट के एक्शन और प्राइवेट एक्शन दोनों के अगेंस्ट कुछ ऐसे राइट्स दिए गए हैं जो दोनों के अगेंस्ट में आपको, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई ये मेरा जो है प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो स्टेट है, ये मेरे जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स ABCD, उनका जो है ये हनन कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके का जो प्रोविजन है फंडामेंटल राइट के अंदर। तो सबसे पहला जो राइट आता है बच्चों, वो आता है आर्टिकल 15(2) का। वो बात करता है कि आपके आपके रिलीजन के बेसिस पे, आपकी किसी भी डिसेबिलिटी के बेसिस पे, आपके रेस के बेसिस पे, ठीक है, आपके कास्ट के बेसिस पे, आपके सेक्स के बेसिस पे, ठीक है, आपके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, इन सारी चीज़ों पे के बेसिस पे आपको किसी शॉप्स में, ठीक है, किसी भी प्राइवेट जगह पे,
ठीक है, किसी कुएं से पानी लेने से क्या होता है गांव में, अनटचेबल्स के साथ कुएं से पानी लेना रोक जाता है, किसी टैंक में पानी नहीं दिया जाता उनको, बाथिंग गार्ड्स में नहाने नहीं दिया जाता है, ठीक है, रोड पर रिस्ट्रिक्शंस कर दिए जाए। तो इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आपके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 तो ये बात करता है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो स्टेट हो, ना वो करेगी, ना कोई प्राइवेट बंदा करेगा, ठीक है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ठीक है, ये दोनों के अगेंस्ट है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट, ठीक है। दोनों अगर इनका हनन करते हैं तो आप जाके उठा के इनको कोर्ट ले जा सकते हो, आर्टिकल 15(2) के अंदर। पहला राइट हो गया। दूसरा राइट जो आर्टिकल 17 का है, आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी की। तो ये अनटचेबिलिटी है, ये अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को ऑल ओवर इंडिया, इस पूरी प्रैक्टिस को, अनटचेबिलिटी को, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी कहीं भी फॉलो नहीं करेगी किसी भी मीन्स के द्वारा, ना कोई प्राइवेट आदमी करेगा, ना ऑर्गेनाइजेशन करेगी, ना ही कोई पब्लिक अथॉरिटी करेगी, ना पब्लिक ऑफिसर करेगा, कुछ भी अनटचेबिलिटी किसी भी मीन्स में फॉलो नहीं किया जाए। और आज भी आप देखोगे कि होता क्या है कि जो कुछ आउटस्कर्ट्स हैं, कुछ गांव हैं, वहाँ पर अनटचेबिलिटी फॉलो होती है, ये नहीं होनी चाहिए। ये सब एक चीज़ देखो, ये हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, हमको नेचर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो हमें ये अनटचेबिलिटी करनी क्यों, ठीक है। आप उस चीज़ को देखो, सभी को बेसिक रिक्वायरमेंट्स की नीड होती है, आप उसको पूरा करो, क्या है, भगवान भी कहते हैं सब बराबर है, तो वो चीज़ फॉलो होना चाहिए। और आर्टिकल 17 भी यही बात कह रहा है, अनटचेबिलिटी जो है वो किसी भी मीन्स में फॉलो नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पब्लिक आदमी हो, चाहे वो प्राइवेट अथॉरिटी हो, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बीइंग की जो ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग यानी कि जो फीमेल्स की, बैगर्स की, फोर्स्ड लेबर जो होती है, फोर्स्ड लेबर जो होती है उसको रोकता है, ठीक है। किस तरीके से, जैसे मान लो बैगर थे, एक रोड पे 10 भिखारी बैठे थे, उनकी जो है तस्करी कर दी, अब उठा के कहीं और ले गए और उनसे जो है वो बंधुआ मजदूरी जो है करवा रहे हो, इस तरीके की जो चीजें हैं उनको रोकता है आर्टिकल 23। 24 जो है वो क्या बात करता है, 24 भी इससे रिलेटेड ही बात करता है। तो वो एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है, जो बच्चे हैं 14 साल से कम के बच्चे हैं, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन के अंदर, किसी भी, मान लो आप उनसे काम करवा रहे हो, किसी भी तरीके का हैजार्डस एक्टिविटीज जो होती हैं, ठीक है, हैजार्डस यानी कि आप तेजाब बनाने वाली ये होगी, या फिर कोई भी जो है आर्म्स एक्टिविटीज हो गई, आर्म्स जो कंपनीज होती हैं वो करा रही हूँ काम उनसे 14 साल से कम के बच्चों का, तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो होते हैं, ठीक है, इन सब में कंस्ट्रक्शन वाले 14 साल से कम के बच्चों का जो है नहीं आने चाहिए, ये 24 वाला आर्टिकल 24 बोलता है। ये भी सेम पब्लिक प्राइवेट दोनों के लिए आता है, कि आपको सिक्योरिटी है, ना ही आपको पब्लिक जो है, पब्लिक अथॉरिटी जो है, पब्लिक आदमी है, गवर्नमेंट है, सरकार है, इसका हनन करेगी 24 का, ना ही प्राइवेट अथॉरिटी जो है, आदमी है, इसका हनन करेगा 24 का। तो 4 आर्टिकल हैं, याद रखिएगा, 4 आर्टिकल 15(4), 15(2), 17, 23, 24, ये आपको मिले हुए हैं पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट, ठीक है, दोनों के अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी है इन 4 आर्टिकल्स के अंदर, याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया है जीटीएफ के लिए, जो गंगा टास्क फोर्स क्रिएट की गई थी उसके लिए। तो जो प्रादेशिक सेना है उसने गोमती नदी जो है, गोमती नदी जो है उसके पुनरुद्धार करने के लिए एक गंगा टास्क फोर्स का गठन किया गया, और इसी संदर्भ में गोमती नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द टेरिटोरियल आर्मी जो है, प्रादेशिक सेना, established द गंगा टास्क फोर्स टू रिजुविनेट, उसको पुनरुद्धार करने के लिए, उसको दोबारा से जीवित करने के लिए, गोमती रिवर को फिर से जीवित करने के लिए एक जीटीएफ बनाई। इसके कंटेक्स्ट में हमें बताना है कि गोमती रिवर के बारे में क्या क्या चीज़ें जो है सही हैं। पहली चीज़ बोली गई है कि गोमती नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से होता है, ये बात एकदम गलत है। ये गोमती नदी जो है, आप जब देखोगे तो ये इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स रीजन है वो करीबन पीलीभीत के पास है। पीलीभीत बरेली आप वो देखोगे यूपी के अंदर, पीलीभीत के पास है इसका जो सोर्स है,
और गौमत ताल से होके जे आती है, गौमत ताल, गौमत ताल, ठीक है। उसको वहीं से होते हैं, फुलहार झील बोलते थे उसको, फुलहार झील माधो टांडा के पास है, पीलीभीत वहाँ, ठीक है। वहां से जो गौमत ताल से जो है पीलीभीत, उसके पास से ये निकल के आती है, ना कि तिब्बत से। तो पहला जो पॉइंट है वो गलत है। दूसरा, ये लखनऊ सिटी, सुल्तानपुर, जौनपुर तीनों से होके पास होती है, ये बात बोली गई है। ये बात भी सही है कि गोमती जो है वो लखनऊ से भी पास होती है, आप देखोगे, सुल्तानपुर से भी पास होती है और जौनपुर से भी पास होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, यहाँ अयोध्या है, ठीक है। अम्बेडकर नगर यहाँ सुल्तानपुर है, और ये लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, इस तरीके से ये पास होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन व्यवस्था जो है, उसके ऊपर जो है हमें कुछ चीजें देखनी है और हमें देखना है जो कौन सी जो है चीजें ठीक है। तो पहला बात कही गई है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, अब प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एकदम सही बात कही गई है कि इसमें ऐसा नहीं है कोई एक आदमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, सभी जो लोग हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, जितने भी मिनिस्टर हो गए, पीएम हो गए, ये इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो है एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर के लिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो लेजिस्लेचर, जो नियम कानून बनाती है उसके लिए। और अगर लेजिस्लेचर जो है वो पास करती है वोट्स ऑफ नो कॉन्फिडेंस काउंसिल ऑफ के अगेंस्ट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अगेंस्ट, तो जितने भी जो मिनिस्टर्स हैं, पीएम जो है उनको रिजाइन करना पड़ेगा। अगर ये कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन कि हमें सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, ठीक है, ये पास करते हैं, जैसे ये पास हो जाएगा तो सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम साहब उनको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसीजर है। तो ये होगी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, सिंपल। दूसरा, शक्ति का पूर्णतः पृथककरण, यानी कि जो वाटर टाइट सिचुएशन है, यानी कि कोई भी लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा, जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव के या फिर लेजिस्लेचर के काम में दखलंदाजी नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के में दखलंदाजी नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। ये नियम कानून बनाते हैं, ये अप्लाई करवाते हैं और ये उसको देखते हैं कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये बात कही गई है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर आप देखोगे जुडिशरी ये चेक करती है हमेशा कि कोई भी नियम कानून आया है कि यह सही है कि नहीं है, डीपीएसपी के अकॉर्डिंग ये कानून सही है कि नहीं है लोगों के लिए, हमेशा चेक करता है। तो वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पावर जो है मिक्स है, एक दूसरे को काउंटर करते रहते हैं हर एक, तभी जो है अच्छे से फंक्शन करती है कोई भी गवर्नमेंट जो होता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, पहला ठीक है। राइट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड, तो विधायिका का भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार, तो एग्जीक्यूटिव के पास ये राइट होता है को कार्यपालिका को, यानी कि वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सके। एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाते हैं अपने प्रधानमंत्री साहब प्लस उनकी जो मिनिस्ट्री होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये दोनों, उनके पास ये राइट है कि वो लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा को भंग करवा सकते हैं। ये पावर एक्सरसाइज की जाएगी हेड ऑफ स्टेट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसको रिकमेंड कौन करेगा? पीएम। पीएम साहब रिकमेंडेशन देंगे राष्ट्रपति को कि भाई साहब ये लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, ठीक है। तो जो है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करवा रहा है, ठीक है। लोकसभा में बैठ के नियम कानून बनते हैं, ये जो है उनको फॉलो करते हैं पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये लेजिस्लेचर है, ठीक है। इसमें मिनिस्टर्स नॉन मिनिस्टर्स दोनों आ जाते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स एंड नॉन मिनिस्टर दोनों आ जाते हैं लोकसभा के अंदर। एग्जीक्यूटिव के अंदर मिनिस्टर्स यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम, ये दो ही आते हैं सिर्फ, ठीक है।
लेजिस्लेशन के अंदर जो भी लेजिस्लेचर की जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी जो है वो आ जाता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो इन तीनों की जो पावर्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये आपस में जुड़ी हुई हैं, कोई भी वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। ठीक है, पहली बात। एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करवा सकती है, यानी कि पीएम साहब रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को कि साहब लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, ये भी सही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि अगर लेजिस्लेचर चाहे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम दोनों को ही रिजाइन करना पड़ेगा, एक बार पास हो गया तो। ठीक है, तो हमारे पास 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, और जो सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है देखो, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पुल्ड अप द अथॉरिटीज फॉर अनरेगुलेटेड सोप स्टोन माइनिंग। हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खड़िया यानी कि सोप स्टोन के अनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है। खड़िया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। जो सोप स्टोन है उसके लिए हमें देखना है। सोप अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो उल्टी सीधी जो सोप स्टोन की माइनिंग चल रही थी अनरेगुलेटेड, और ये हुआ क्या होता है, ये बागेश्वर उत्तराखंड के अंदर ये हुआ था। ठीक है, वहां पर ये जो बात उभर के आई, वहां पर सोप स्टोन, तो सोप स्टोन एक इम्पॉर्टेंट माइनिंग का जो पार्ट है उत्तराखंड के अंदर वो चल रहा था, और उसी को लेकर जो है जजमेंट लेके आया। तो ये इसको स्टीटाइट भी बोलते हैं, स्टीटाइट भी बोलते हैं सोप स्टोन को। और एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है, रॉक्स के टाइप हम देखेंगे, इग्नस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये 3 टाइप्स होते हैं मेनली। ये एक मेटामॉर्फिक है, इस तरीके की रॉक होती है मेटामॉर्फिक, इसके अंदर जो लेयरिंग है क्लियरली विजिबल नहीं होती है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक स्टीटाइट, ये बना होता है टल्क से, टल्कम पाउडर जो होता है उससे बना होता है, टल्क से, जो कि नेचुरली अकर करता है मिनरल। ठीक है, तो टल्कम पाउडर से आप समझ सकते हो कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होगा। ठीक है, जितने भी कॉस्मेटिक्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा, कॉस्मेटिक्स, इन सब में जो है वो इन सब सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो है यूज होने वाला है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, राजस्थान अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ द इंडिया सोप स्टोन रिजर्व्स। एकदम सही बात बोली गई। 25% जो है, 25% जो है वो उत्तराखंड के पास है इसके रिजर्व्स, और यानी कि इसके इतना मिलता है, अगर 100% है तो 50% राजस्थान का है, और 25% जो मिल रहा है वो उत्तराखंड के अंदर है, बाकी वो रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर है। ठीक है, सेकंड देखो, पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। सेकंड बोला है सोप स्टोन इज अ मेटामॉर्फिक रॉक मेड अप ऑफ टल्कम पाउडर, नेचुरली अकरिंग मिनरल। ये बात भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये याद रखना आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 76 के अंदर इनका जो है डिस्कशन था। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते हैं, इन्हीं के एसोसिएट रहते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है सरकार के सरकारी वकील हैं, जो कि इंडिया को नेशनली और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत के, उन्हीं के बारे में कुछ बातें बोली गई हैं, वो हमें देखनी है। पहला दे रखा है कि he also enjoys all the powers related to the immunities and privileges similar to the member of parliament। यानी कि इस पोस्ट को, अटॉर्नी जनरल की पोस्ट को, संसद सदस्य को जो पावर्स दी गई हैं उनको ये फैसिलिटीज भी मिली गई हैं, जितने भी पावर्स दे रखे हैं, जितने भी प्रिविलेजेस दे रखे हैं, ठीक है, जितनी भी इम्यूनिटीज दी गई हैं, सुख सुविधाएं दी गई हैं एमपी को, सेम फैसिलिटीज एक एजी को भी मिलती हैं। ये बात एकदम सही है, ये बात ठीक है, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी पावर्स प्रिविलेजेस दिए गए हैं अटॉर्नी जनरल को, सेम है एमपी के जितनी ही उनको मिली हुई हैं। दूसरा, अटॉर्नी जनरल जो भारत का महान्यायवादी जो होता है वो संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये बात भी एकदम सही बोली गई है कि ही इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव।
जो चीफ लीगल एडवाइजर है सरकार का, तो जाहिर सी बात है ही रिप्रेजेंट्स द यूनियन गवर्नमेंट, और लीगल मैटर्स में यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, जब वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनियन गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में। लास्ट पॉइंट है कि ही ऑटोमेटिकली रिजाइंस आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। जैसे ही लोकसभा भंग होगी, होने की तुरंत बाद वो स्वतः ही त्याग पत्र दे देता है। ये एकदम गलत है, क्योंकि क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल है, ये चयनित किया जाता है ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वो उनकी मर्जी से जो है वो पोस्ट को होल्ड करते हैं, वो उनका चयन करते हैं प्रेसिडेंट उसका चयन करते हैं एजी का। इस वजह से ये कंपलसरी नहीं है कि वो रिजाइन करें, ये उनके ऊपर है, वो चाहते हैं तो करें, नहीं चाहते तो ना करें। तो तीसरा पॉइंट जो है वो गलत है। ठीक है, पहला दूसरा जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो अगेन सीबीआई के लिए बोला गया है। एक सेकंड, सीबीआई के लिए बोला गया है। नेक्स्ट सवाल सिंपली बोला गया है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है, कार्य नहीं है, वर्क नहीं है। ठीक है, वो देखना है। पहला देखो, पहला बोला गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों को जांच करना। तो इन्वेस्टिगेशन केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ये बात ठीक है। जो सीबीआई है, सीबीआई जो है वो इस तरीके के करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है। ब्राइबरी के हुए, मिसकंडक्ट हो गए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके केसेस को ये करती है। दूसरा पॉइंट देखो, बोला गया है प्रोब टेरर अटैक्स इंक्लूडिंग बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग, एयरक्राफ्ट कहीं हाईजैक कर लिया आपके एयरप्लेन को। ठीक है, कुछ बम ब्लास्ट हो गया, कुछ शिप का कोई इशू आ गया, कुछ अटैक्स आ गए, कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की कुछ बात हो गई, कुछ अफवाह उड़ी, कुछ वेपन्स को लेके कुछ अफवाह उड़ी कि वहाँ पे मास डिस्ट्रक्शंस, मतलब बड़े लेवल पर जो है आतंकवादी हमला होने वाला है। इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सीबीआई के अंडर नहीं आती हैं लार्जली, वो सिर्फ आती है एनआई के अंदर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर। एनआईए के अंदर ये सारी जो एक्टिविटीज जो होंगी वो एनआईए के अंदर आती हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो है यही हो जाएगा। ये जो सीबीआई का काम नहीं है कि जितनी भी जो हथियारों से रिलेटेड जो भी आतंकवादी जो हमले होते हैं उनकी जांच पड़ताल करना, वो सारा का सारा काम जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, एनआईए का काम है, ना कि सीबीआई का। ठीक है, सी पॉइंट देखते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग द सीरियस क्राइम्स, जो बहुत ही सीरियस क्राइम होते हैं। ठीक है, सीरियल किलर टाइप में हो गए, having the national and international ramifications committed by the organized gangs of professional criminals। जो बड़ी लेवल पर जो क्राइम कर रहे हैं, सीरियस क्राइम कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, उस तरीके की चीज़ों को जो है उसके इन्वेस्टिगेशन करना जो है इसका काम है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मेंटेनिंग द क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड डिसेमिनेटिंग क्रिमिनल इंफॉर्मेशन। जो अपराध के आंकड़े जो होते हैं उनका अनुधारण और अनुरक्षण जो है ये करती है, कि मान लो कि भाई साहब रोड क्राइम्स बढ़ गए हैं, घट गए हैं, इस तरीके की रिपोर्ट्स। ठीक है, रूरल क्राइम्स बढ़े हैं, गड़े हैं, जितने भी रेप्स केसेस जो हैं वो घटे बढ़े हैं, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन का जो डेटा है वो इसके पास मिलता है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा सीबीआई के पास में। तो बेसिकली सिर्फ एक ही जो काम था जो सीबीआई के पास नहीं है, जो भी जो आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं, हम लोग की जो जांच पड़ताल होती है, वो जो है हाईजैकिंग हो गई, विमान या विस्फोट, ये सब परमाणु जो भी प्रतिक्षण जो होते हैं, उन सब की सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ एनआईए के पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध नहीं है, अगर कोई भी आदमी आपने बंदी बना लिया है, तो उसकी गिरफ्तारी का जो तरीका जो है, बहुत केसेस सुनते होंगे कि आप अनलॉफुली आप मतलब बिना लॉ को फॉलो करे हुए किसी ने अरेस्ट कर लिया, किसी पुलिस वाले ने अरेस्ट कर लिया उसको, तो उसे मुक्ति कराने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, कुछ रिट्स जारी करते हैं ऐसे मामलों में। ठीक है, कुछ राइट्स को लागू करने में। अगर मान लो
मैं हूँ और मेरे दोस्त को अनलॉफुली किसी पुलिस वाले ने, मान लो किसी एसआई ने रख लिया है, जेल में डाल दिया, ठीक है। अब कह रहा है मैं रिलीज नहीं करूंगा, ठीक है, जबकि उसने वो क्राइम किया ही नहीं है। वो जो क्राइम किया है या तो किया नहीं है या फिर उस लॉ के अंदर नहीं आता जिसने उसको डाला है, दोनों केसेस में, ठीक है, बहुत बार देखने को मिलता है। तो उस वो बेचारा जेल के अंदर है। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा कोर्ट के पास कि कोर्ट ऐसे से बात है कि मेरे दोस्त को रख लिया है पुलिस वाले ने अनलॉफुली, ठीक है। कोर्ट क्या करेगा, आप टेंशन मत लो, एक बार देखेगा केस को, पूरा देखेगा, और फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रिट होती है उसको जारी करेगा और उस ऑफिसर को बुलाएगा कि भाई साहब तुमने ऐसा काम किया क्यों, लॉफुली तुमने उसको जेल में डाला क्यों, और ये भी करेगा साथ के साथ मेरे दोस्त को रिलीज भी कर देगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं इसके अंदर बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस के अंदर। याद रखिएगा, ये ऐसी रेट होती है जिसके अंदर कोई भी आदमी अनलॉफुली डिटेन कर लिया जाता है किसी भी अधिकारी के द्वारा, तो उसको आप छुड़वा सकते हो हैबियस कॉर्पस के अंदर, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के लिए। उसमें क्या बोला गया है, उसके अनुसार लोकपाल के लिए गठित चयन समिति में शामिल होंगे कुछ लोग हैं। जो समिति बनाई गई थी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम एक्ट 2013 का, जो एक्ट था लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का, उसके अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, सिलेक्शन कमेटी। उसके अंदर कुछ मेंबर्स थे, ठीक है। उसमें देखना है कौन कौन से मेंबर्स हैं नीचे दिए गए मेंबर्स के बीच में। तो प्रधानमंत्री साहब उसके मेंबर्स रहते हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश जो हैं सीजेआई है वो भी उसके मेंबर्स रहते हैं, क्योंकि इनको जुडिशरी की नॉलेज अच्छी होती है। और अगर किसी भी लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट को आप देखोगे तो इसमें इंपॉर्टेंस है कि जुडिशरी की नॉलेज वाला आदमी होना चाहिए, तो सीजीआई की इंपॉर्टेंस जरूरी है। फेयरनेस डालने के लिए लोकपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी जरूरी है, और कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन, जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है उसकी भी प्रेजेंस जरूरी है, ताकि जो है बैलेंस बना रहे, ठीक है, बैलेंस बना रहे। और लास्ट में एक एमिनेंट जूरिस्ट, एक एमिनेंट जूरिस्ट जो है वो चुना जाएगा लास्ट में। और इसका जो नॉमिनेशन जो है वो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो चुनेंगे। किसकी रिकमेंडेशंस पे, जो ऊपर वाले चार हैं वो चारों रिकमेंड करेंगे कि भाई साहब आप एक काम करो, एक एमिनेंट जूरिस्ट लेके आओ, एक विख्यात विविधता वाला जो आदमी है वो लेके आओ। तो एमिनेंट जूरिस्ट प्रेसिडेंट जो है वो चूज कर लेंगे जैसे ही उनको रिकमेंडेशन मिलेगी, बस सिंपल। तो ये पांचों के पांचों 1 2 3 4 5 इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लिएगा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंदर ये बातें कही गई हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और नोट्स बनाना मत भूलिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा इसका जितना भी हो, ठीक है। मिलते हैं आप किस नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू टुमारो।